आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से एक समस्या को रैखिक समीकरण के रूप में बदलकर उसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस तरह से हल करते हैं। हमने एक सवाल बोर्ड पर लिख के रखा है कि इसमें पूछा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी हैं और उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी हैं। अब आपको इसमें क्या बताना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें पूछा गया क्या गया है, यानी कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य पूछा गया है और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपये। यानी कहने का मतलब एक बल्ले का मूल्य मानते हैं x रुपये और एक गेंद का मूल्य मानते हैं y रुपये। यहाँ पर हल करते हैं। हमने लिखा माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये एवं एक गेंद का मूल्य y रुपये है। यानी कि हमने क्या, एक बल्ले का मूल्य मान लिया x रुपये और एक गेंद का मूल्य मान लिया हमने y रुपये। अब क्या करेंगे, हम प्रश्न में देखते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में 2 कंडीशन दी है। एक तो दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये, और दूसरी कंडीशन जो है वो यहाँ से है 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये। तो हम पहली कंडीशन को देखते हुए सवाल हल करते हैं। एक बल्ला हमने माना है x रुपये का और एक गेंद का मूल्य हमने माना है y रुपये का। तो यहाँ पर हमने बल्ले लिए 7, तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा 7x। एक बल्ले का x है तो 7 बल्ले का 7x। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने एक गेंद का मूल्य माना है y रुपये और यहाँ पर गेंद कितनी ली है 6। तो एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y। अब ये आ गया आपका बल्ले का मूल्य और ये आपका आ गया गेंदों का मूल्य, यानी कि 7 बल्लों का मूल्य आ गया और 6 गेंदों का मूल्य आ गया। इनको जोड़ देते हैं तो टोटल मूल्य हो गया, यानी इसका और इसका कुल मूल्य हो गया। और कुल मूल्य कितने रुपए का था, कुल थी आपकी 3800 की, तो हमने लिख दिया बराबर में 3800। इस प्रकार से हम इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से हम दूसरी कंडीशन से समीकरण बनाते हैं। दूसरी कंडीशन हमने देखा, पुनः प्रश्नानुसार सेकंड वाली कंडीशन में बोला गया है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये की हैं। एक बल्ले का मूल्य माना है x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 3x। इसी प्रकार से एक गेंद का मूल्य माना है y रुपये, तो 5 गेंदों का हो जाएगा 5y। अब हम इन और इनको ऐड कर देंगे तो टोटल अपने पास मूल्य कितना था 1750 रुपये का, तो हमने यहाँ लिख दिया 1750 बराबर, इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण 2। इस प्रकार से हम एक समस्या को रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। अब इनको करना है हल। चूँकि हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है, तो इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई एक समीकरण में से किसी एक चर का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे तो y वाला जो पद है उसे हम इधर भेज देंगे, यानी कि यहाँ पर आ गया 7x और ये इधर भेज दिया तो हो गया माइनस का 3800 वैसे के वैसे ही, और ये इधर भेज दिया तो माइनस के y। ये गुणा में 7 इधर आ जाएंगे भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस के 6y बटे में 7। इसे बना देते हैं हम समीकरण नंबर 3। यानी कि यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात हो गया, वो भी y के पदों में।
अब इस मान को आप जो है ना समीकरण 2 में लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर x का जो मान है वो समीकरण 1 से ज्ञात किया है। अब इस मान को इसमें रख दो, तो लिख दिया हमने x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब आप x का मान समीकरण 1 में लिखेंगे, x की जगह पे ये ब्रैकेट पूरा लिखते जाएंगे, यानी कि समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से तो हमने ये ज्ञात ही किया है, तो इसका मान 2 में रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। 3 वैसे के वैसे ही, x की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट लिखना है, क्यों? क्योंकि x का ये मान है। तो यहाँ आ जाएगा 3800 माइनस के 6y बटे में 7 प्लस के 5y लिखा है, तो यहाँ 5y लिख देंगे, और बराबर में चल रहे हैं 1750। अब क्या करेंगे, हम इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे। 3800 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 00, इसका इसमें गुणा किया, 13 8 24, हाँ से लगी 2, 3 3 का 9 और 2 11, और बटे में कितने हो गए 7। इसका इसमें भी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 18y, प्लस के चल रहे हैं 5, बराबर में 1750। अब ये 7 लिखे गए हैं बटे में, 7 को हटाएंगे। 7 को इस प्रकार से हटाएंगे कि जिस नंबर के बटे में 7 लिखे नहीं गए हैं उसमें हम कर देंगे गुणा, यानी कि 7 का इस पूरे में हम कर देते हैं गुणा। जैसे ही हम 7 का यहाँ गुणा करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 11,400 और 18y। यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे तो 35 हो जाएंगे, 35y, और यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे तो 0, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 होते हैं आपके 52, 52 की 2 कैरी 5, 7 एकम 7, 7 5 12, यानी कि कितना आ गया 12,250। अब क्या करेंगे, ये आपके 35 हैं और ये आपके 18 हैं, ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर, तो घट जाएंगे। 35 में से 18 को माइनस कर देंगे, यानी कि 15 में से 8 गए 7 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, 17y आ गया। अब ये नंबर जो है ना इधर भेज देंगे, यहाँ आ रहा है 12,250 और ये प्लस का नंबर है, इधर आ जाएगा माइनस का बन जाएगा। ठीक है, 17y वैसे के वैसे ही इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 आ जाएंगे, और यहाँ पर आपके हो गए 2 में से 4 जाएगा नहीं तो एक हासिल ले लेंगे, 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 8। ठीक है, और यहाँ पर 11 बचे, यहाँ पर भी 11, 11 में से 11 गए कुछ नहीं। ठीक है, इतना आ गया आपका आंसर। अब 22 गुणा में 17 लिखे थे तो यहाँ पर भेज देंगे, तो ये आ जाएंगे आपके बटे में। जब 17 का भाग आप दे दोगे तो आ जाएगा आंसर 17 5 85 और 1 0 का 1 0, यानी 22 का मान आ गया आपका 50। अब ये जो मान आया है इस मान को आप x का जो मान ज्ञात किया था 22 के पदों में उसमें रख देंगे, यानी कि समीकरण 3 में आप लिख दोगे। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर। जब 22 का मान समीकरण 3 में लिखेंगे तो 22 के स्थान पर हम 50 लिख देंगे, 3800 जैसे थे वैसे ही, 6 माइनस के 22, y का मान 50 आया तो यहाँ पर y की जगह पर 50 लिख देंगे। अपॉन में कितने चल रहे हैं 7, तो 7 वैसा के वैसा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3800 आपके वैसे के वैसे ही हो गए, और 5 का इसमें गुणा कर दिया, 5 छक्के 30 और 1 0 और यहाँ 7। जब 3800 में थे 300 जाएंगे तो बचेंगे 3500, अपॉन में 7, 7 का भाग दे दिया, 7 का भाग 5 बार गया तो x का मान आ गया कितना 500। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान आ रहा है 500 और y का मान आ रहा है 50। तो x क्या माना था हमने, बल्ले का मूल माना था, एक बल्ले का मूल, और
बाई हमने क्या माना था, एक गेंद का मूल माना था। तो एक बल्ले का मूल आपका कितना आ गया 500 और एक गेंद का मूल कितना आ गया 50। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः एक बल्ले का मूल, एक बल्ले का मूल 500 रुपये एवं एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। 50 रुपये है। यहाँ पर चाहे आप एक ना लिखते हुए यदि प्रत्येक पूछा है तो आप प्रत्येक भी लिख सकते हैं। जैसे क्या बोला गया है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, चाहे एक लिख दो चाहे प्रत्येक लिख दो, यानी कि एक बल्ले का मूल्य इतना है तो जितने खरीदेंगे उतने हिसाब से पता चल जाएगा। अगर इसमें ऐसा आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसे लिख सकते हो, प्रत्येक बल्ले का मूल्य। प्रत्येक मतलब हर एक बल्ले का मूल्य, हर एक। तो यहाँ प्रत्येक यानी कि हर एक गेंद का मूल्य। तो इस टाइप से आपका ये सवाल हल होता है, नोट कर लो। अगला सवाल है आपका जो कि बोर्ड पे लिख के रखा है मैंने। बोला जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, यानी कि टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लग रहे हैं और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये लग रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक नियत भाड़ा तो लगता ही है, साथ में अतिरिक्त दूरी चलते हैं तो वो भी भाड़ा इसमें सम्मिलित किया जाता है। जब अतिरिक्त दूरी 10 किलोमीटर की चल जाते हैं तो 105 रुपये लग जाते हैं और अतिरिक्त दूरी 15 किलोमीटर की चल जाते हैं तो 155 रुपये लग जाते हैं। अब इसमें दो चीज़ें तो पूछी हैं, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा बताइए। साथ में ये भी पूछा गया है यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करना चाह रहा है तो उसके लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यानी कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको क्या पता लगाना है, पहले हमें नियत भाड़ा पता होना चाहिए और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। यहाँ पर ये पता नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, मान कर चलते हैं। हमने माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा माना X रुपये एवं प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने उसे मान लिया 22 रुपये है, ठीक है। यानी कहने का मतलब नियत भाड़ा लगता है X रुपये और अब यदि 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी चल जाती है तो 22 रुपये और लग जाती है, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में देखते हैं, प्रश्नानुसार यहाँ पर मतलब कहने का मतलब तो 2 कंडीशन है लेकिन 3 चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। पहली, हमें एक 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देने पड़ते हैं, 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी के लिए 155 देने पड़ते हैं और तीसरी बात तो हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ तक हम पहुँचते हैं, ठीक है। तो हमने नियत भाड़ा माना X रुपये और अतिरिक्त भाड़ा मतलब अतिरिक्त जो किलोमीटर दूरी चल रहा है प्रति किलोमीटर उसका भाड़ा माना है 22 रुपये, ठीक है। प्रश्नानुसार नियत रुपये तो वो देता ही है, साथ में अतिरिक्त दूरी के लिए 1 किलोमीटर के लिए 22 रुपये देता है। वो चला कितना है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए 22 तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 10 22। अब ये जो भाड़ा आपका लगा है इसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित है। देखो ये लिखा है नियत भाड़े में ही अतिरिक्त दूरी चली गई उसका भाड़ा भी सम्मिलित, तो नियत भाड़ा ही है और अतिरिक्त दूरी जो चली गई थी वो भी भाड़ा, इन दोनों को सम्मिलित यानी कि जोड़ दिया। कितने रुपए लग गए उसके 105, तो हमने लिख दिया बराबर में 105। इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। अगला देखते हैं पुनः, यानी दोबारा से देखते हैं प्रश्नानुसार में। दोबारा से बोला गया है कि अब की बार 10 नहीं चल रहे, अब की बार हम 15 चल रहे हैं, यानी कि नियत भाड़े के रुपए तो उसके लग ही रहे हैं। तो 1 किलोमीटर के 22 थे, उसने चली है 15 किलोमीटर की दूरी, तो कितना हो जाएगा 15 22 रुपये, यानी कि भाड़ा कितना हो जाएगा 15 22। ये नियत भाड़ा है
और इसमें अतिरिक्त दूरी का भाड़ा सम्मिलित कर दिया गया है, कितने रुपए उसके लगते हैं 155। तो नियत भाड़ा तो ये था, अतिरिक्त दूरी ये चली थी, एक के लिए 22 था, 15 के लिए 15 22। ये नियत भाड़ा है, ये अतिरिक्त भाड़ा है, दोनों को सम्मिलित कर देते तो उसके रुपए लग गए थे 155। तो बराबर में हमने क्या लिख दिया 155 और इसका नाम दे दिया समीकरण 2। ठीक है, अब आप इस समस्या को आपने एक रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित तो कर लिया, अब इसे आप हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। कैसे करते हैं, वही कंडीशन सेम जैसे कि हम पिछले सवालों में करते आ रहे हैं, चाहे इससे आप पता कर लो x का, चाहे इससे पता कर लो x का, किसी से भी x का मान पता कर लो। अगर आप कोई बच्चा कहता है कि सर x का ही क्यों पता करें, तो आप y का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ x का पता लगाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान पता लगाया, तो ये हमने इधर भेज दिया, तो x बराबर कितना आ गया 105 और माइनस के 10 22। इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 बना दिया। चलो ठीक है, अब समीकरण 3 बनाते हैं तो वो मान x का ज्ञात हो जाता है। अब ये मान रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। क्यों, क्योंकि हमने समीकरण 1 से पता लगाया है, तो इसमें रखेंगे 2 में। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 में यहाँ पर x मिलेगा, वहाँ पर आपको ये लिखना है। ठीक है, चलो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर ये पूरा लिखना है। चलो लिख दो 105 माइनस के 10 y, अरे 105 माइनस के 10 y, देखो यहाँ पर x था, वहाँ पर ये पूरा लिख दिया, और y 15 y वैसे के वैसे ही रहे, और 155 वैसे के वैसे ही। आपने क्या किया है, केवल और केवल अभी आपने x का मान समीकरण 2 में रखा है और कुछ नहीं किया है, x की जगह पे इतना लिख दिया है। ठीक है, और सेम समीकरण वैसा के वैसा ही। ठीक है, चलो 15 में से जब 10 y को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 5 y। ये चल रहा है आपका 155, ये प्लस के थे, इधर आ जाएंगे, कह के हो जाएंगे माइनस के। 155 में से जब 105 को माइनस करेंगे तो आपके आ जाएंगे 50, और यहाँ पर चल रहा है 5 y, यानी कि फाइनल वैल्यू 50/10, यानी कि y का मान आ गया कितना 10। आपको पता चल गया है कि y का मान 10 है। चलो x का मान भी पता कर लो, तो आप क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो जहाँ पर y लिखा है वहाँ केवल 10 लिख देंगे समीकरण, बस जैसे 10 गुणा y लिखा है तो 10 गुणा 10 लिख देंगे, क्योंकि 10 है y का मान। तो x बराबर 105 माइनस के 10 गुणा में y का मान 10, 105 जब 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ जाएंगे, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आपका आ रहा है 5। तो आपको पता है यहाँ पर क्या चलता है कि नियत भाड़ा माना था x, तो 5 रुपये लग रहे हैं नियत भाड़े, और जो अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त किलोमीटर की जो दूरी चल रही थी, यानी 1 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहे थे, उसके लिए y माने थे आपने, तो y का मान आपका आ गया है 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो अतः नियत भाड़ा, ऐसे लिख देंगे, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा कितने रुपए हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा कितने रुपए 10 रुपये। ठीक है, चलो अब उसने पूछा था कि हम 25 किलोमीटर चल के जा रहे हैं दूरी, तो इसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे अब 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए भाड़ा कैसे करेंगे, देखो अभी बता रहे, नियत भाड़ा तो था ही, चलो नियत भाड़ा,
उसने 25 किलोमीटर और एक्स्ट्रा कर ली, क्योंकि नियत भाड़े में ही सम्मिलित कर रहे हैं अतिरिक्त भाड़ा, तो नियत भाड़ा तो था ही, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चल के गया है, तो ये हो गए 25, एक के लिए 1y था, 25 के लिए 25y आ जाएगा, यानी x + 25y। अब आपको क्या है, x का मान पता है कितना है, 5 चल रहा है, प्लस y का मान भी पता है, तो 25 × 10 बराबर 5 प्लस के यहाँ पर आ गए 250, और 250 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाए आपके आ रहे हैं 255। तो आपको पता चल गया कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करना चाह रहा है, यानी यात्रा करना चाह रहा है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपये। ये आपका होता है आंसर, नोट कर लो। हाँ, यदि आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हैं, चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हैं। देखो चेक करके बताएं, क्या बोला जाता है कि नियत भाड़ा तो चल ही रहा था 5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अतिरिक्त दूरी उसने कितनी चली थी, 10, तब उसके कितने रुपए लग रहे थे, 105। चलो ठीक है, अब अतिरिक्त दूरी का भाड़ा तुम्हें पता चल गया कितना हो गया है, 10, यानी 1 किलोमीटर के लिए 10। कितनी दूरी चल के गया था वो, 10 ही, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा, 100, और 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 105। तो 105 ही रुपए तो उसने लिए थे। अगला सवाल है आपका कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में आप 2 जोड़ते हैं तो वह भिन्न हो जाती है 9/11, और यदि आप उस भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो वह भिन्न हो जाती है 5/6। अब आपको ये बताना है कि वह भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले भिन्न हम एक मानकर चलते हैं, भिन्न हमें यह पता नहीं है, ज्ञात करनी है, तो एक भिन्न मानकर चलते हैं। अब भिन्न मानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भिन्न मान रहे हैं हर का अंक कौन सा मान है और अंश का अंक कौन सा मान है। तो हम ऐसा करते हैं, हमें यहाँ पे ना तो अंश का अंक पता है और ना ही हर का अंक पता है, तो हम ऐसा करते हैं, हम मानकर चलते हैं, माना कि अंश का अंक x है एवं हर का अंक y है। ठीक है, यानी अंश का अंक मान लिया x और हर का अंक मान लिया y। तब आपके पास कौन सी भिन्न हो जाएगी, तब बनी भिन्न कौन सी होगी, बराबर x/y होगी, क्योंकि भिन्न होती है अंश बटे हर, तो अंश का अंक मान लिया है x आपने और हर का अंक मान लिया है y, तो भिन्न कौन सी हो जाएगी, x/y। अब आप देखते हैं कि इसमें कंडीशन कितनी चल रही है, कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन में बोला गया है कि अंश और हर में आप 2 जोड़िए, और सेकंड वाली कंडीशन में बोला गया है कि अंश और हर में आप 3 जोड़िए। जब आप अंश और हर में जोड़ते हैं 2 तो भिन्न होती है 9/11, और जब आप अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो आपकी भिन्न बन जाती है 5/6। अब आपको बताना है कि कौन सी भिन्न है। तो हमने यह क्या किया है, हमने बस इतना किया है कि माना कि अंश का अंक मान लिया है x और हर का अंक मान लिया है y। अब जब हमें अंश का भी अंक पता चल गया है और हर का भी अंक पता चल गया है तो भिन्न कौन सी बन जाएगी, तब बनी भिन्न अंश बटे y, यानी अंश x है और अंश बटे हर कौन है, y, तो अंश बटे में हर। ठीक है, ये आपकी भिन्न हो गई। अब आप कंडीशन लगाते हैं शर्त के अनुसार, तो हमने लिखा प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन में बोल रहे हैं कि अंश और हर में आप 2 जोड़िए। चलो आपकी यही तो भिन्न थी, आपने जोड़ दिया अंश में भी 2 और आपने जोड़ दिया हर में भी 2, कितनी हो जाती है 9/11, यानी कि अब आपकी ये वाली जो पूरी भिन्न है वो कितनी बन गई 9/11। तो हमने बराबर में लिख दिया 9/11। अब इसे आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 11x, इसमें कर देंगे तो 22, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 9y और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 18। x और y के एक साइड लिख लेंगे, यानी कि ये प्लस का, ये प्लस का था इधर आया माइनस का, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का। 11x वैसे के वैसे ही, 9y वैसे के वैसे ही, 18 में से जब 22 को माइनस करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 4। समीकरण बनाते हैं 1, इसका नाम दे दिया समीकरण 1। अब जैसी कंडीशन पहले के लिए
आपने प्रोसेस की है पहली कंडीशन के लिए, सेम कंडीशन वही है, बस आपने 2 की जगह 3 जोड़ना है और 9/11 की जगह आपको लिखना है 5/6 जैसे पुनः, यानी कि दोबारा से आप क्या करते हैं, प्रश्नानुसार करते हैं कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है उस हिसाब से आप करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो भिन्न अपनी बनाई है वो लिख लेंगे जे, उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि अंश में भी आप हर 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 जोड़ दिया अंश में और 3 ही जोड़ दिया हर में। अब आपकी कितनी भिन्न बन जाती है, 5/6। तो ये आपकी बन गई 5 और ये बन गई 6, यानी 5/6। ये पूरी भिन्न किस में कन्वर्ट हो गई, 5/6 में। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया था अंश और हर में जैसे ही आप 3 जोड़ देते हो तो भिन्न कौन सी बन जाती है, 5/6। 3 जोड़ दिया है तो भिन्न कौन सी बन गई, 5/6। अब इसे जैसे यहाँ हल किया तो वैसे ही है, तो इसका इसमें गुणा 6x, इसका इसमें 6×3 = 18, इसका इसमें गुणा करेंगे 5y, इसका इसमें गुणा करेंगे -15, वो +15। ये x y वाले पद एक साइड लिख लेंगे, y इधर प्लस का था, ये आ गया माइनस का हो गया, ये प्लस का इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। 15 में से 18 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएंगे, 6x - 5y, इसे बना देते हैं समीकरण 2। अब आपने क्या किया है, अब आपने क्या हो गया, आपको जो आपकी स्थिति दी गई थी आपने उसे रैखिक समीकरणों में बदल लिया है। अब आप इन रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब कैसे करते हैं, वही सेम कंडीशन जैसे पिछला सवाल कराया था। किसी एक समीकरण में से आप एक का मान ज्ञात करो, एक चर का मान, चाहे x का कर लो चाहे y का। हम फिर से वही प्रोसेस अपनाते हैं जैसे कि पिछले सवाल में हमने लगाई थी, वहाँ पर हमने x का मान ज्ञात किया था, इसमें भी x का मान ज्ञात करते हैं और एक से ही ज्ञात करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको मतलब एक आपका पैटर्न बन जाए कि इसी से पहले आप एक से सीख लो, फिर आप चाहे इससे सीख लेना चाहे इससे सीख लेना, ठीक है। तो हम एक से बताते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, यानी 1 से क्या कर रहे हैं, x का मान ज्ञात कर रहे हैं। चलो, जब x का मान ज्ञात करेंगे तो x को इधर ही रहने देंगे और y वाले जो पद है उसे हम इधर भेज देंगे। तो आपका कितना आ गया 11x, और ये इधर भेज दिया, कितना आ गया 9y - 4। ये 11 गुणा में इधर आ जाएंगे, किस में हो जाएंगे, भाग में, यानी कि x = 9y - 4/11। समीकरण बना दिया 3। अब जो आपको यहाँ पर x का मान मिलता है वो मान किस में रखते हैं, 2 में। यदि आपने 1 से ज्ञात किया ये, तो अगर आप 2 से ज्ञात करते हैं तो इसका मान किस में रखते हैं, 1 में। लेकिन आपने यहाँ 1 से ज्ञात किया है तो इसका मान समीकरण 2 में लिखेंगे, ठीक है। चलो रखते हैं, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो जहाँ पर हमें x मिलेगा वहाँ पर हम ये ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6x है तो क्या लिख देंगे, 6 गुणा में ब्रैकेट में जो पूरा पद होगा वो पूरा लिखेंगे, ठीक है। -5y है, -5y बराबर में -3 है, बराबर में -3। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका इसमें गुणा, 9 छक्के होते हैं 54 बाई, और 6 का इसमें गुणा, 6 चौके होते हैं 24/11। 5 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, 5y बराबर में -3। वहाँ पर हमें 7 हटाना था, यहाँ पर हटाना है कितना, 11। तो 7 का हमने पूरे समीकरण में गुणा किया था, यहाँ 11 हटाना है तो पूरे समीकरण में आप 11 का गुणा कर देंगे। जैसे यदि आप 11 का गुणा यहाँ करेंगे तो 11 से 11 कट जाएंगे, तो हम 11 से 11 कट जाएंगे तो यही दोनों बचेंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे 54y - यहाँ पे 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55y। यहाँ पर 11 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 33। अब आपने देखा कि ये 55y माइनस के प्लस के है तो घट जाएंगे, कितना बचेगा, -y, और ये माइनस की जो संख्या थी वो इधर आ गई, तो क्या हो गया, +24 - 33। जब 33 में से 24 को माइनस करेंगे, तो आपके आ जाएंगे 9। अब संख्या जो आएगी वो माइनस की आएगी, क्यों, क्योंकि 33 बड़ी संख्या है माइनस की और प्लस की संख्या छोटी है, इसीलिए प्लस चिन्ह नहीं आएगा। ये और ये कैंसिल कर देंगे, y बराबर कितना आ गया, 9, यानी कि आपको y का मान ज्ञात हो गया।
अब आप क्या करेंगे, x का मान यदि आपको और पता चल जाए तो आपको भिन्न पूरी पता लग जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे जिससे हमें x का मान मिल जाएगा, क्योंकि x का भी यहाँ पर जो मान था वो किस में था, y के पदों में था। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने जब आप y का मान समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 3 में, समीकरण y का मान समीकरण 3 में लिखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में जहां आप y चल रहा है वहां आप 9 लिखेंगे, जहां y चल रहा है तो यहाँ 9 लिखेंगे, यानी x बराबर 9 गुणा y की जगह पे 9, तो 9 गुणा 9 हो जाएंगे, और माइनस के 4 बटे में 11, 9 में होते हैं 81, माइनस के 4 बटे में 11, 81 में से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो आपके आ जाते हैं 77 और बटे में 11, और भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी आपको पता लग गया कि x का मान कितना है 7। जैसे ही आप x का मान ज्ञात कर लेते हैं और y का ज्ञात कर लेते हैं तो हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं x अंश का अंक आपने कौन सा माना था x, तो x की जगह पे 7 आ गए, और हर का अंक माना था y, तो y की जगह पे 9 आ गए, तो भिन्न आपकी हो जाएगी 7 बटे 9। तो आप लिख देंगे अतः अभीष्ट भिन्न कितनी होगी, अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे y है तो x की जगह पे x का मान, और y है y की जगह पे y का मान, कितना आ जाएगा 9, यानी कि आपको पता चल गया कि अभीष्ट भिन्न कौन सी है, 7 बटे 9 है। अगर आपको डाउट लगता है कि आपका सवाल कहीं गलत तो नहीं हो गया तो आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे चेक करते हैं देखो हम बताते हैं। इसमें बोला गया था कि आप जैसे ही 2 जोड़ देते हैं अंश में और 2 जोड़ देते हैं हर में तो आपकी भिन्न कौन सी बन जाती है, 9 बटे 11। यदि आप 2 जोड़ो 9 में, इसमें 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 9, और यदि आप हर में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11। देखो सेम बन रही है, तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। अब कोई पूछता है कि सर इससे नहीं, इस वाली कंडीशन से नहीं, इससे चेक करके बताओ, तो इससे भी हो जाएगा। क्या बोला गया था, 3 जोड़ दें अंश में और हर में, जोड़ो 3 जोड़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 10, और 3 यहाँ पर जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा कितना 12। अब अभी आपकी पूरी कंडीशन हुई है, 5 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 से दे, देखो 5 बटे 6 हो रही है। तो आपको यहाँ पर चेक करने का भी तरीका पता लगता है कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो अगला सवाल, फिर अगला कराते हैं। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद। और यहाँ पर लिखा गया है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी, यानी 5 साल पहले तो 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे ना, तो हमें यहाँ ये पता है कि उसके पुत्र की आयु कितनी चल रही है और उसकी आयु कितनी चल रही है, यानी जैकब की आयु कितनी चल रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए हम मानते हैं दोनों की आयु। हम मानते हैं माना कि जैकब की वर्तमान मतलब जो अभी चल रही है वो वर्तमान आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली हमने, एवं और उसके पुत्र की जो आयु वो हमने y मान के चलते हैं, एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मानकर चलते हैं, ठीक है। वर्तमान हमें पता नहीं थी तो एक की मान ली हमने x और दूसरे की मानते हैं y। अब प्रश्न में क्या बोला गया उस हिसाब से चलते हैं। प्रश्नानुसार 2 कंडीशन चल रहे हैं, एक चल रही है 5 वर्ष बाद की आयु और एक चल रही है 5 वर्ष पहले की आयु। तो हमने क्या किया, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन के लिए एक तरफ लिख दिया हमने जैकब की आयु और एक तरफ लिख दिया हमने उसके पुत्र की आयु। चल अब वो क्या कह रहे हैं,
5 वर्ष बाद, पहली कंडीशन के लिए देख रहे हैं 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु ये दोनों, ये देखो 5 वर्ष। अगर कोई भी व्यक्ति की अभी आयु जो चलती है और आगे की आयु यदि हम पता कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, 5 वर्ष बाद की पता कर रहे होते हैं तो 5 को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, और यदि पहले की पता कर रहे होते हैं तो 5 को घटाते हैं। हमें यहाँ पर शर्त जो चल रही है, कंडीशन जो चल रही है वो 5 वर्ष बाद की चल रही है, और हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर x जो माना है वो वर्तमान आयु मानी है, तो 5 वर्ष आगे पहुँचने के लिए क्या करते हैं हम, 5 इसमें जोड़ देते हैं। अब ये हो गई 5 वर्ष बाद की जैकब की आयु, ये इनकी वर्तमान आयु है उसके पुत्र की, तो 5 वर्ष आगे पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, तो ये हो गई उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 3 गुनी हो जाएगी किन की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र से यानी ये वाली आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी ये वाली जो है आयु है वो आपकी 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब 3 का गुणा, तो इसमें 3 का गुणा यानी कि ये 3 गुनी हो जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं, ये तो 3 गुनी है ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम ऐसा करते हैं 3 गुनी इसे कर देते हैं, यानी 3 का गुणा इसमें कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें 5 जोड़ते हैं यानी 5 वर्ष आगे पहुंचते हैं, तो क्या बोल रहा है कि जैकब की जो आयु है वो कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी, किन से, उसके पुत्र से। तो हमने जैकब की तो आयु 3 गुनी थी, हमने उसके पुत्र की और बना ली 3 गुनी। अब ये दोनों आयु कैसी हो गई, बराबर, बराबर हो गई, तो हमने यहाँ पर बराबर का साइन बना दिया यानी चिन्ह लगा दिया। अब इसे आप हल कर लेंगे, x प्लस के 5 और 3 का इसमें गुणा किया 3y, 3 का इसमें गुणा किया 15, x y को हमने एक तरफ भेज दिया और बिना जो x y की संख्या थी उसे हमने उधर भेज दिया, यानी माइनस के 5, x माइनस 3y बराबर 15 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएंगे, इसे बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, चलो इसी प्रकार सेकंड कंडीशन के लिए प्रश्नानुसार देखते हैं, यानी पुनः प्रश्नानुसार दोबारे, यानी दूसरी वाली कंडीशन जो है उसमें बोला गया है 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर हम पहले दोनों की आयु लिख के रखते हैं। अब ये तो वर्तमान आयु है, बात जो चल रही है वो 5 वर्ष पहले की चल रही है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 को माइनस कर देते हैं। अब ये पहुंच गए 5 वर्ष पहले, इसमें भी 5 को माइनस कर देते हैं, अब इनकी भी आयु 5 वर्ष पहले पहुंच गई, कितनी थी, 7 गुनी, किन की आयु थी, जैकब की, यानी कि ये वाली आयु, ये 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, तो ऐसा करते हैं हम 7 गुनी इसे कर देते हैं। अब ये तो 7 गुनी थी 5 वर्ष पहले, तो 7 गुनी हमने कर दी इसको, अब दोनों की आयु कैसे हो गई, बराबर, तो हमने बराबर का चिन्ह बना दिया, x माइनस 5 और 7 का इसमें गुणा किया 7y, 7 का इसमें गुणा 7 पंजा 35, x y वाली संख्या एक साइड, ये माइनस का था इधर आ गया प्लस का, माइनस के 35 में से जब आप 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे 30, समीकरण बन गया 2। अब आपने फिर से एक समस्या दी गई थी और उसे आपने रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कर लिया। अब इसे आप करेंगे हल, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न हम करा रहे हैं ये प्रश्न उसमें बोला गया है कि जो समस्या दी गई है उन्हें आप रैखिक समीकरण के रूप में बदलिए और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, इसीलिए हम यहाँ पर सभी सवालों में प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हैं। अन्यथा यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन उनने जब जो क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है चौथा, ये किसी प्रश्न का चल रहा है, प्रश्न नंबर 3 का चल रहा है चौथा, तो उसमें बोला गया था कि पहले समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अन्यथा बोला नहीं जाता, तो इतना ही अगर पेपर में सवाल आए तो आप कोई सी विधि लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं, प्रतिस्थापन का कर सकते हैं, परावर्ती का कर सकते हैं, और एक और विधि है जो आपकी वज्रगुणनखंड विधि, कोई सी भी एक विधि का यूज कर सकते हैं इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए। तो यहाँ प्रतिस्थापन से बोला गया है तो हम क्या करते हैं, इसे प्रतिस्थापन से हल करके बता रहे हैं। प्रतिस्थापन में क्या करते थे, किसी एक चर का मान ज्ञात करते थे किसी एक समीकरण से, तो करते हैं हम पहले से ही करते हैं। चलो एक बार हम दूसरे से भी करके बता देते हैं, क्योंकि 2 सवालों में तो हमने पहले से बता दिया है, तो इस सवाल में हम दूसरे से करके बता देते हैं। दूसरे से भी आप कर सकते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से, ठीक है, x का ही मान ज्ञात करते हैं, ठीक है,
x का मान ज्ञात किया तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस के थे नंबर और ये जालगन आ जाएंगे तो क्या के हो जाएंगे प्लस के, माइनस के चल रहे हैं 30। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। हमने बताया था जब आप 1 से ज्ञात करते थे तो समीकरण 2 में मान रखते थे, अब आपने यहाँ पर किया है समीकरण 2 से, तो इस मान को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो 1 में जहाँ जहाँ हमें x मिलेगा वहाँ पे हम ये ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। x में ये है तो ये रख दिया हमने 7/, माइनस के 30 और माइनस के चल रहे हैं 3/, और बराबर में कितने हैं 10। इस हिसाब से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने देखा कि 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, 4/, बच रहे हैं, और ये जो संख्या इधर भेज देंगे तो 10 तो प्लस के थे, ये भी प्लस के बन गए। टोटल कितने हो गए 40, यानी कि 4/, बराबर आ गया 40/4, भाग दे दिया तो y का मान आ गया 10। यानी आपने यहाँ पर आपने y का मान पता लगा लिया। अब ये जो मान ज्ञात करते थे आप, तो उस मान को किस में रख देते थे, 3 में। पहले की याद करो, पहले वाले सवाल में जो करवाया, इसी प्रकार से इसमें भी रखेंगे, क्योंकि x का जो मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं वो y के रूप में करते हैं, y के मतलब परिवर्तित समीकरण, एक तरह से इस समीकरण को परिवर्तित कर लेते और कुछ नहीं करते, केवल x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेते। तो यहाँ पर y को हटाने के लिए हम y का यूज करते हैं, यानी y के मान का, जिससे हमें x का सही मान मिल जाता है। तो क्या करेंगे, y का मान लिखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जहां आपको y मिलेगा वहां आपको 10 लिखना है, ठीक है। x बराबर 7 गुणा में y था तो y की जगह पे 10, माइनस के कितने 30, तो 7 धम होते हैं 70, माइनस के 30, और 70 में से जब आप 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 40, ठीक है। अब आपने x का मान भी ज्ञात कर लिया, y का मान भी ज्ञात कर लिया, और आपको आयु भी पता चल गई। x मानी थी आपने जैकब की और y मानी थी उसके पुत्र की, तो x हो गई जैकब की आयु, उसके पुत्र की हो गई 10 वर्ष, ठीक है। ये हो गई आपकी जैकब की और ये उसके पुत्र की। यहाँ पर लिख देंगे आप क्या, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष है, एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष है। समझ में आ रही बात। फिर से आप चेक करना बता दीजिए, हम एक बार फिर से देख लो, चेक करना, जिससे कि आप समझ जाएं कि चेक कैसे करते हैं। वैसे तो हमने पिछले सवाल में बताया था, इसमें भी देख लो कैसे चेक करते थे। 5 वर्ष बाद, यदि आप 5 वर्ष आगे पहुंच जाते हैं तो इनकी आयु 3 गुनी हो जाती थी। देखो इसमें यदि 5 वर्ष आगे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। इसमें भी 5 वर्ष आगे पहुंचने के लिए तो कितना कर देंगे, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 तिया 45, यानी हमें पता चल रहा है ये कौन सी है, यानी कि यहाँ हो रही है 45 और यहाँ हो रहा है 15, तो ये 3 गुनी हो रही है क्या नहीं। तो यही तो सवाल में बोला गया था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 3 गुनी, तो जैकब की आयु 3 गुनी हो तो रही है। तो आप ये सवाल सही है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर एक सवाल को आप चेक कर सकते हैं पेपरों में।